नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें और उस खबर का इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर, ये भी हम जानते हैं। तो चलिए वर्ल्ड नाउ में क्या है खास वो आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन भयावह होती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी इसी के साथ हर दिन पतली होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस सेनापति जैसी है जो युद्ध में आज अकेला खड़ा है। उनकी दहाड़ अब गुहार में बदलती दिख रही है। कभी वो नेटो देशों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं, कभी वो चीन से कहते हैं कि अपना युद्धपोत भेजो, कभी होर्मुज बंद होने के लिए कई देशों के सामने गड़गड़ाते नजर आते हैं। लेकिन दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं, एक पल में कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले काफी हैं, और अगले ही पल पूरी दुनिया से मदद की भीख मांगते हैं। यह विरोधाभास साफ बताता है कि अमेरिका की कूटनीति बर्बाद हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की आग में अमेरिका झुलस रहा है, मिडिल ईस्ट के दलदल में फंस चुका है। तेहरान अमेरिका को नहीं छोड़ने वाला है और इस आग को सुलगाने वाले मुख्य किरदारों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के मैदान से पूरी तरीके से गायब है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों से भीख मांग रहे हैं, होर्मुज खुलवाने में मदद चाहिए उनको, यहां तक कि चीन से भी मदद मांगने में वो गुरेज नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू कॉफी शॉप पर जा रहे हैं, कॉफी की चुस्की ले रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं और ये वीडियोस बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल हैंडल से, सोशल हैंडल से पोस्ट की जा रही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी युद्धग्रस्त देश के प्रधानमंत्री की नहीं लगती। इत्मीनान से कॉफी पीते नजर आते हैं, प्रकृति की गोद में घूमते नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनके लिए युद्ध नहीं बल्कि एक वेकेशन बन गया है। सोशल मीडिया पर तो यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू जिंदा ही नहीं है और जो वीडियो और फुटेज जारी किए गए हैं वो एआई से क्रिएट किए जा रहे हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कॉफी शॉप पर कॉफी के मजे ले रहे हैं। इन दोनों खबरों को साथ में जोड़कर देखें तो मामला बहुत अलग नजर आता है। दोनों खबरों को आज साथ में डिकोड करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर बात करेंगे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट आई है और इस खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन की पेंटागन की नींद उड़ा दी है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के मंसूबे को ईरान कभी कामयाब नहीं होने देगा। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस रिजीम चेंज का सपना देखा था, यानी जिस सत्ता परिवर्तन का सपना देखा था, वो अब भयानक दुस्वप्न में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने वो चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेदना ट्रंप के बूते की बात ही नहीं है, अमेरिका के बस की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान की सैन्य ताकत को कुचलकर वहां के सत्ता को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे, लेकिन वो भूल गए कि आयतुल्ला खामेनेई ने दशकों तक ईरान को एक ऐसे आयरन डोम की तरह बनाया है जो किसी एक व्यक्ति के जाने से टूट नहीं सकता। खामेनेई के दौर में धार्मिक नेतृत्व और आईआरजीसी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बीच जो संतुलन बना, आज वो संकट की घड़ी में ईरान की ढाल बन गया है। यही वजह है कि खामेनेई के बाद भी वहां का ढांचा तनिक भी नहीं डगमगाया है। विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्ट्स में एक नाम सबसे ऊपर है, मुस्तफा खामेनेई का। माना जा रहा है मुस्तफा अब सत्ता के नए केंद्र होंगे, लेकिन ये ट्रंप के लिए असली टेंशन है क्योंकि मुस्तफा अकेले नहीं है बल्कि वो आईआरजीसी के साथ मिलकर शासन चलाएंगे। यानी आने वाले समय में ईरान झुकेगा नहीं और ना ही हारने वाला है, और ये बात अमेरिकी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और उसके एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में बुरी तरीके से फंसा हुआ है अमेरिका। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर होगी, मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में आज 18वां दिन है। हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के बाद पूरे इलाके को बारूद की ढेर पर बिठा दिया गया है। 18 दिनों की बमबारी में ईरान के 2000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 1300 से ज्यादा सैन्य कर्मी हैं और सैकड़ों नागरिक शामिल हैं। ईरान के क्राउन ज्वेल कहे जाने वाले खार्ग द्वीप को अमेरिकी हमलों ने खंडहर में बदल दिया है। ट्रंप की रणनीति अब बैकफायर करती दिख रही है। उन्होंने होर्मुज खोलने के लिए नेटो और एशियाई देशों के सामने झोली फैलाई है। जापान, दक्षिण कोरिया से युद्धपोत मांगे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी देश डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के इस लड़ाई में कूदने को तैयार नहीं है। सब के सब एक सुर में मना कर चुके हैं। ट्रंप अब खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी भी सॉफ्ट डील के मूड में नहीं है। जंग के पहले ही दिन आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बने।
मुश्तबा फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे, उनके घायल होने की अफवाह भी है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। 18 दिन बाद भी ट्रंप का रिजीम चेंज प्लान फाइलों में ही कैद है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है। अरबों डॉलर डोनाल्ड ट्रंप फूंक चुके हैं, लेकिन फायदा एक पैसे का नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति वही लग रही है। 18 दिन में युद्ध का अपडेट, अमेरिका को नुकसान और अमेरिका की स्थिति, सब कुछ जानेंगे इस खबर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिडिल ईस्ट का आसमान चल रहा है, जमीन जलजले में बदल चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुआ महाविनाश 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दुनिया देख रही है कैसे एक सुपर पावर रेत के इस खूनी दलदल में धंसता जा रहा है, ईरान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, तेहरान की मार से करा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज उस सेनापति जैसी है जो रणभूमि में तो हैं, लेकिन अब गुहार लगा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर इस सेनापति को सेना ही नहीं दिख रही। कभी वो नेटो को ललकारते हैं और अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं, कभी होर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जब मदद नहीं मिलती तो उनका अहंकार अकेले लड़ने की बात करता है। ये विरोधाभास साफ है, करता है इस बात को कि अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिका की कूटनीति दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया है। आज की तारीख में कोई भी देश अमेरिका के साथ तेहरान के खिलाफ आने को राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ हमला करके बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका का वो हाल हुआ है जो आज तक अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्थिति ऐसी हो गई है कि सुपर पावर होते हुए भी कई देशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। अमेरिका ईरान से जंग में और होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए मदद मांग रहा है। सुनिए नेटो और यूक्रेन से किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मदद की अपील करते दिख रहे हैं, मदद की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, वो यूक्रेन का वास्ता दे रहे हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन में उनकी मदद की, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। सोचिए, सुपर पावर के सुपर प्रेसिडेंट को उन देशों से मदद मांगनी पड़ रही है जिनका कोई खास वजूद तक नहीं है, और वो भी तब जब यूक्रेन खुद रूस के साथ 4 सालों से जंग में फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिकी सैन्य बेसों को है। यानी कहे तो सीधे तौर पर अमेरिका को खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका इस जंग में कूदकर इजराइल के वजूद को और मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों के वजूद को खतरे में डाल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पैर कांप रहे हैं। ट्रंप कई देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब वो अनसुलझी पहेली बनते जा रहे हैं जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप मदद की भीख मांगते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल राष्ट्र हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. सोशल मीडिया पर दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी डूब चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, ये पूरी दुनिया को क्या अमेरिकियों को भी समझ नहीं आता। आज जो अमेरिका की स्थिति है वो ट्रंप की वजह से ही है। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था वो ईरान में हमला कर एक दिन में रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन 18 दिन बीत चुके हैं। रिजीम चेंज तो छोड़िए,
माचिस की एक तीली तक नहीं बदल पाए और रिजीम चेंज का सपना तो मिडिल ईस्ट की रेत में दफन होता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता अमेरिका के लिए। होर्मुज में ट्रंप मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अब सोशल मीडिया में इसे लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक ऐसे ही वीडियो एआई की मदद से वायरल किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हाथ में तख्ती लिए खड़े हैं और वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। जरा इस वीडियो को फुल स्क्रीन देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रंप की स्थिति को लेकर किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं और वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो एआई की तरफ मदद से बनाई गई है। Why nobody helps me to open Hormuz? Row, row, row your boat gently down. Merrily, 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 merrily. Row, row your boat gently down the stream. Row, row your boat gently down. Come on, stop! I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, hell of another Why? दरअसल ये तस्वीर तब बनाई गई जब दुनिया के अलग अलग देशों ने, फ्रांस ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, चीन ने, सब ने मना कर दिया। पुतिन ने भी, रूस ने भी, किसी ने भी मदद करने से हर किसी ने इनकार कर दिया। उसके बाद इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। वहीं IRGC से जुड़े खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान, जिसे पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, उसका मजाक उड़ाया है और कहा है कि अमेरिका को अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम ऑपरेशन एपिक फियर रख देना चाहिए। होर्मुज की खाड़ी में कई देश के जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। होर्मुज की खाड़ी में वर्तमान स्थिति ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध की वजह से बहुत गंभीर बनी हुई है। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए संघर्ष के बाद होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन लगभग ठप है, जिसे क्लोजर या हैवी डिसरप्शन कहा जा रहा है। ईरान ने कई जहाजों पर हमले किए, जिससे जहाज फंस गए हैं या लंगर डालकर इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक करीब 2500 जहाज इस इलाके में तेल और गैस लोड करके फंसे हुए हैं। होर्मुज का हाल बेहाल हो गया है और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ है। ना अमेरिका बेवजह ईरान पर अटैक करता और ना आज ये तस्वीर होती। इजराइल के साथ जंग में ईरान ने होर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया। होर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से 2500 जहाज इस इलाके में फंस गए। खास करके पर्शियन गल्फ में सारे जहाज फंसे हुए हैं। इसमें टैंकर हैं, कंटेनर्स हैं, शिप्स हैं और दूसरे कार्गो जहाज शामिल हैं। 2500 से अधिक जहाज हैं, 20,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं और ये सिर्फ अमेरिका की बेवकूफी की वजह से, ईरान पर बिना सोचे समझे हमला करने की वजह से। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक करना ही चाहते थे तो क्या पहले उनको होर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर नहीं कर लेना चाहिए था? और इतनी बड़ी ताकत होने का भी क्या फायदा जब एक छोटे से समुद्री गलियारे को भी अमेरिका ईरान जैसे कमजोर देश से फ्री नहीं करा पा रहा है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार कमजोर कहते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में होर्मुज के बंद होने से कई देशों में मंदी की स्थिति आने लगी। पाकिस्तान और अन्य देशों में महंगाई की मार से तो लोग करा उठे हैं। होर्मुज में ट्रैफिक की स्थिति भी ठीक नहीं है। होर्मुज की खाड़ी खुलवाने के लिए कथित तौर पर शांति के दूत और 8 युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। अब देखिए होर्मुज में स्थिति क्या बनी हुई है। सामान्य दिनों में यहां हर रोज 60 जहाज गुजरते हैं। आज की तारीख में यहां 2 से 3 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। ईरान ने कई देशों के जहाजों पर रोक लगाया हुआ है। पर्शियन गल्फ में जहाजों का बेड़ा लगा हुआ है। अमेरिका और सहयोगी देशों के जहाजों पर रोक लगाई हुई है ईरान ने वार्न किया है कि बिना अनुमति अगर कोई जहाज निकला तो उसे इसी इलाके में डुबो दिया जाएगा, आग के हवाले कर दिया जाएगा। और अमेरिकी और इजरायली स्वामित्व वाले टैंकरों पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों को बंद रखने की धमकी दी है। अमेरिका इसी बात को लेकर बौखलाया हुआ है। होर्मुज के बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है कि कोई तो होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दो। दूसरी ओर जंग के मैदान से इजरायल पीएम नेतन्याहू भी गायब नजर आ रहे हैं।
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू सामने नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर दावा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हमले में मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि इजरायली पीएम के सोशल हैंडल से लगातार उनके वीडियोस और फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एआई फैक्ट चेक करने पर इन वीडियोस को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई वीडियो में एआई और डीप फेक का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने के आरोप लगे हैं। 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 6 उंगली की हकीकत। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आई, जिसके बाद उन पर एआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। कॉफी शॉप वाला वीडियो, नेतन्याहू का दूसरा वीडियो कॉफी शॉप वाला है, जहां वो कॉफी पीते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो देश युद्ध में हो उनका पीएम चिल मोड में कैसे घूम रहा है। पेमेंट पर 2024 का स्क्रीनशॉट और कॉफी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों पर सैर करता हुआ तीसरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इजरायली पीएम पहाड़ों की सैर में दिख रहे हैं। उसमें भी सवाल उठा, उनके हाथ में अंगूठी कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। चौथा बधाई संदेश वाला वीडियो, नेतन्याहू ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली पीएम ईरान के बहादुर लोगों को बधाई दे रहे हैं। जिस देश से युद्ध जारी है उस देश को बधाई संदेश की थ्योरी भी समझ से परे है। आखिर ये वीडियोस क्यों जारी करने पड़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, वो खुद सामने क्यों नहीं आते, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिए, जो देश खुद युद्ध की आग में जल रहा हो, ईरान लगातार तेल अवीव पर हमले कर रहा है और तेल अवीव के यानी कि इजराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि आप हमें थार्ड और आयरन डोम के ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर्स दीजिए, नहीं तो ईरानी मिसाइलों की मार से इजराइल तबाह हो सकता है। लेकिन इजरायली पीएम इस मामले में भी, ऐसे गंभीर सिचुएशन में भी बहुत चिल मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू पर शक की सुई घूम रही है। क्या नेतन्याहू सच में ईरानी हमले में घायल हैं या उनकी मौत हो गई है? हालांकि पिछले दिनों हुई सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू नहीं पहुंचे थे। अब समझिए कि उनके मौत की खबर फैली क्यों है। जहां मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर ट्रंप एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू मैदान से गायब हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो जंग के मैदान में अकेले सेनापति की तरह लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो उनकी मदद के लिए सामने आने चाहिए थे, वो अचानक से गायब नजर आ रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पर नजर आते हैं। कभी कॉफी शॉप पे नजर आते हैं, कभी टूरिस्ट स्पॉट पर नजर आते हैं। तो क्या इजराइल ने अमेरिका को ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहां से ट्रंप चाहकर भी नहीं निकल सकते, और अब इजराइल और वहां के पीएम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? आज ट्रंप की हालत उस खिलाड़ी जैसी है जिसने दांव तो बड़ा लगाया लेकिन टीम साथ छोड़ गई। वो नेटो को ललकार रहे हैं। कल तक जो अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता था, आज वो कूटनीति के मोर्चे पर गड़गड़ाता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, वहां नेतन्याहू का गायब होना सबसे बड़ा सस्पेंस है। और अमेरिका और खाड़ी देशों को बारूद के ढेर पर छोड़कर क्या नेतन्याहू ने अपना पल्ला झाड़ लिया है? साफ है कि इस जंग की पटकथा नेतन्याहू ने लिखी, लेकिन अब अंजाम अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। और क्या यह अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार नहीं है? आपको क्या लगता है? अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर वॉशिंगटन पेंटागन के होश उड़े हुए हैं। और ये खुफिया रिपोर्ट किसी और की नहीं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान जंग जीत ही नहीं सकता है। नहीं, ईरान से अमेरिका जंग जीत नहीं सकता है। अमेरिका को इस जंग से निकलना होगा एज सून एज पॉसिबल। यह अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच 18 दिन से लड़ाई जारी है। व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक यह दावा किया गया था, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि शुरुआत के 24 घंटे में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मतलब मैसिव बॉम्बिंग होगी। उसके बाद अगले 48 घंटे में वहां की टॉप लीडरशिप को हम साफ कर देंगे, जैसे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई, उनको टर्मिनेट कर दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। अमेरिका ने एंटिसिपेट यह किया था कि अगले 72 घंटे या उसके 24 घंटे बाद इस्लामिक शासन ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मामले को 17 दिन बीत चुके हैं जब खामनेई की मृत्यु हुई और तेहरान अभी भी डट कर लड़ रहा है। अब अमेरिका की एक खुफिया ताजा रिपोर्ट लीक हो गई है जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है।
इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट कहती है कि खामेनेई ने अपने जीते जी ईरान के चारों तरफ ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी थी जिसे ट्रंप की मिसाइलें कभी भेद ही नहीं पाएंगी। मौत के बाद भी खामेनेई ने ट्रंप और नेतन्याहू के रिजीम चेंज वाले अरमानों पर पानी फेर दिया है। ईरान कभी भी किसी भी तरह के हमले से झुकेगा नहीं और ना ही सरेंडर करेगा। खामेनेई ने IRGC को खड़ा किया। IRGC की शाखा ईरान की रक्षा में तैनात की। IRGC ने ही मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है और IRGC ही अब ईरान को कंट्रोल करती है और चलाती है। इसलिए IRGC रिजीम चेंज का सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। जंग के बाद ईरान को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है अमेरिका ने। यानी अमेरिका और इजराइल बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन तेहरान की सत्ता टस से मस नहीं हो रही है। अमेरिका और इजराइल का सपना था रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट, लेकिन 18 दिन की लड़ाई के बाद वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि सत्ता की नींव आज भी अडिग है, टस से मस नहीं हुई है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यही वो संगठन है जिसने ईरान की राजनीति और सुरक्षा को लोहे की तरह जकड़ रखा है। हकीकत यह है कि दुनिया के सामने सीना ठोकने वाले ट्रंप पर्दे के पीछे से गड़गड़ा रहे हैं। ट्रंप के चाणक्य कहे जाने वाले स्टीव विटकॉफ चुपके से ईरानी विदेश मंत्री को सीज फायर के मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन ईरान का जवाब साफ है कि सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता, खास करके खामेनेई यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई सुप्रीम लीडर के जाने के बाद। और अब अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका ने क्या अपने इस लड़ाई में खामेनेई को मारकर सबसे बड़ी गलती की है? क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई होते तो शायद अमेरिका और ईरान में बातचीत हो सकती थी या ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकता था। लेकिन आज की तारीख में ईरान ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है और इसलिए अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है। ईरान अमेरिका को युद्ध जितना आसान लग रहा था, मामला उतना आसान नहीं। स्थिति यह है कि मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से थक चुका अमेरिका कहीं ना कहीं सीज फायर की राह देख रहा है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान का ऐलान सीधा है कि युद्ध में मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब ट्रंप को डर सता रहा है कि ईरान का यह मिशन उनके राजनीतिक करियर का अंत ना बन जाए। तो यूएस क्यों सीज फायर चाहता है? अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है। ट्रंप के चाणक्य विटकॉफ सीज फायर कराना चाह रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने ईरान को सीज फायर का मैसेज भी भेजा है। ईरान ने कहा है कि अब युद्ध विराम मुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया है, धोखे से वार किया है और पीठ पर वार किया है। इसलिए अमेरिका के साथ ईरान आखिरी मिसाइल तक जंग लड़ेगा, आखिरी ड्रोन तक जंग लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 18 दिन की लड़ाई में अमेरिका को अब तक $12 अरब का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक नस दबाकर अमेरिका को घुटनों पर लेकर आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, वहां ईरान के आत्मघाती ड्रोन मौत बनकर बरस रहे हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, सहयोगी देश साथ छोड़ने लगे हैं। जर्मनी ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका की यह अपनी लड़ाई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझिए कि ईरान का कहर किस तरह से ट्रंप को परेशान कर रहा है। और यह बदले की बात भी है। कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया भर पर टैरिफ इंपोज किया, दुनिया को लगता है कि अब सही वक्त है डोनाल्ड ट्रंप से बदलेगा, जब वो दुनिया भर के देशों से अपील कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मदद कीजिए। दुनिया भर के देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को ना कह दिया है। होर्मुज स्ट्रेट का क्लोजर वैश्विक तेल सप्लाई के जो आयाम है उसको कैसे हिट करता है, ये भी आप देख लीजिए। 20% का जो कच्चे तेल का मामला है वो इसी इलाके से निकलता है। टैंकर और शिपिंग जो रूट्स हैं उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो 20% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ब्लॉक हुआ पड़ा है। अमेरिकी और सहयोगी देशों पर हमले जारी हैं। ईरान का प्रॉक्सी लगातार नेटवर्क काम कर रहा है इस इलाके में। गल्फ अलायंस पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान के टारगेट पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल थ्रेट भी बताया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने युद्ध शुरू होने के बाद से कई आकलन तैयार किए। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शासन तंत्र फिलहाल गिराना मुमकिन नहीं है। ईरान की सरकार, वहां की सुप्रीम लीडर की सत्ता बनी रहेगी और संभव है कि युद्ध के बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएं।
रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ईरान की सत्ता यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने अमेरिका के दबाव का सामना किया और टिके रहने में कामयाबी हासिल की, और यह दुनिया में मिसाल के तौर पर देखी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के बावजूद ईरान के भीतर सत्ता समर्थक तबका और ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है। हाल ही में तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने युद्ध जारी रखने के समर्थन में नारे लगाए। ये रैलियां रमजान के आखिरी शुक्रवार पर आयोजित कुछ दिवस के दौरान हुई। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि देश की जनता दबाव के बावजूद डटी हुई है। हालांकि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि युद्ध ने सत्ता के खिलाफ गुस्से को भी जन्म दिया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की सख्त निगरानी के कारण खुलकर विरोध संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ किस तरह से विरोध हो रहा है, इजराइल के खिलाफ किस तरह से विरोध हो रहा है, जरा आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान के अंदर ईरान के लोग खामनेई रिजीम नहीं चाहते हैं, उसको जवाब है ये तस्वीर। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए और देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी पब्लिक सपोर्ट की वजह से ईरान डटकर इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ा है और होर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रमुख ने इसी वजह से व्हाइट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की है और चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर इंपैक्ट होगा। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा। इसके लिए पेंटागन करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को भी मंजूरी दे चुका है, लेकिन कई देशों ने इस योजना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। जर्मनी ने साफ कहा है कि यह नेटो का युद्ध नहीं है और अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू करने से पहले यूरोपीय देशों से कोई सलाह नहीं ली थी। अब चलिए जानते हैं कि जंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे दलदल में फंसे हुए हैं। एक तो एंटीसिपेट बहुत गलत किया, यानी युद्ध का आकलन बहुत गलत किया, कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाए। जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने गलत आकलन किया, उसके आउटकम्स क्या होंगे ये उनको समझ नहीं आया। बस हमला करना है, हमला कर दो। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान पर हवाई हमले से तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ईरान के मोज़ैक डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और इसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन ने ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान की लंबी लड़ाई खींचने की अब आसार दिख रहे हैं। ट्रंप को जमीन पर सेना भी उतारनी पड़ सकती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से भी बूट्स ऑन ग्राउंड किया, यानी जमीनी सेना उतारी, तो ये उससे भी बड़ी गलती होगी। पहली गलती ईरान पर हमला करना, दूसरी गलती खामनेई को मारना, तीसरी गलती बूट्स ऑन ग्राउंड की हो जाएगी, जिस पर भी विचार किया जा रहा है। यानी गलती पर गलती। मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही। युद्ध से पहले ट्रंप को सीआईए ने 2 रिपोर्ट दी थी। पहली रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में हवाई हमले से सत्ता चेंज नहीं होगी। दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो इससे वहां की सत्ता, वहां का शासन और मजबूत हो जाएगा और आईआरजीसी और मजबूत भूमिका में आ जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आईआरजीसी अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। अरब सहयोगियों को साथ नहीं लिया अमेरिका ने। ईरान पर हमला करने के लिए न तो यूरोप से कोई मशवरा किया डोनाल्ड ट्रंप ने और न ही मिडिल ईस्ट में, जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होना था। हालांकि मिडिल ईस्ट के देश लगातार ये कह रहे थे कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप हमारी जमीन का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन ईरान पर हमला करने से पहले अरब वर्ल्ड से भी बातचीत नहीं की अमेरिका ने। कतर, यूएई ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर की। ओमान का बयान आया, बातचीत के बीच में हमला क्यों हुआ। ईरान से जंग में अमेरिका को अरब देशों का साथ नहीं मिल पाया। ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो अरब देशों से नाराज हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी से भारी तो ईरान से दुश्मनी पड़ रही है अरब देशों को, और वो भी कब, जब अरब देशों ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अरब देश अमेरिका के बहुत करीब है, क्योंकि तेल बेचने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल होता है और इसलिए उनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अमेरिका पर डिपेंड होना पड़ता है।
इसलिए अब वो भी फंस गए। लेकिन युद्ध को लेकर कभी भी संजीदा नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप, बेतुके बयान देते रहे। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई, इस तरह की बात कही। पहले ही दिन उन्होंने खामनेई समेत टॉप लीडरशिप को मार दिया, 40 टॉप लीडर्स की मौत हुई, बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान दिए। पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में अपनी और अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधने लगे और कहने लगे कि हमें तो जीतने की आदत है, हम तो जीतते ही रहते हैं, अब हम इतना जीत रहे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अमेरिकियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना कैसे जीत रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि युद्ध में सैनिकों को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब वही मजा उनके लिए सजा बन चुकी है। सीजफायर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज हैं। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने पर उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हम मुस्तफा को भी मार देंगे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को इसके बाद ब्लॉक कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से तेल का व्यापार ठप पड़ा। दुनिया के कई देशों के शेयर बाजार पर इसका इंपैक्ट हुआ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसके बाद ट्रंप ने कभी युद्ध समाप्ति की बात नहीं की। जंग में भी कोई भी देश ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन बैक चैनल से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान मान जाए, बस ये कह दे कि हम सीजफायर करना चाहते हैं। ईरान ने तो साफ कह दिया है, हमें तो सीजफायर चाहिए ही नहीं, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। 10 साल लड़ना चाहते हैं, हम 10 साल लड़ेंगे। आप जितना लड़ना चाहते हैं उतना लड़ेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को यहां से कोई एग्जिट नहीं दिख रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान को हराना जितना आसान है, असलियत में वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि खामेनेई ने अपने रिजीम में जो सिस्टम तैयार किया, जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाई, उसकी वजह से ईरान का कंट्रोल कंप्लीट IRGC के हाथ में चला गया। और IRGC में 2 लाख सैनिक हैं और ये सैनिक पूरे देश में फैले हुए हैं और ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। IRGC ने मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए दलदल बना दिया। अब कोई टॉप लीडरशिप नहीं है तो बात किससे करें। मुस्तफा खामनेई पर पहले ही हमला कर चुके हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के परिवार में कोई बचा नहीं है, सबको मार दिया अमेरिका ने। तो ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए बात किससे करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को कह रहे हैं मार देंगे, तो फिर वो बात किससे करेंगे, कौन सी लीडरशिप से बात होगी। IRGC को कौन कंट्रोल करेगा, IRGC से वो कैसे बात करेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका की साख मिट्टी में मिलनी तय है, जो कि 18 दिन में काफी हद तक मिल चुकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA की बात ही मानी होती तो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप को ये दिन न देखना होता, जिसमें सैकड़ों हजारों निर्दोष मासूम भी मारे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट के बारूदी बवंडर और ट्रंप की कूटनीतिक बेबसी के बीच चीन से एक ऐसी खबर आई है जिसने भविष्य की आहट दे दी। क्या है ये खबर, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अभी तक के ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में क्या अपडेट है। जल्दी से अपडेट देख लेते हैं। जंग 18 दिन में पहुंच गया है। जंग की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जंग का वैश्विक असर हुआ है तेल और गैस के बाजार पर। इंडिया में भी इंपैक्ट दिख रहा है। यह बात और है कि भारत में इस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में 18वें दिन में क्या स्थिति है, यह समझते हैं। जंग बेहद भीषण है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा है। IDF के एक सीनियर ने दावा किया कि ईरान के सीनियर नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को हमने मार दिया है। साथ ही तेहरान और अन्य शहरों में बड़े एयर स्ट्राइक्स किए हैं। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा है कि लारिजानी बिल्कुल ठीक हैं और वो जल्द ही लोगों को संबोधित करेंगे। इस बीच इजरायली PM की ऑफिशियल वेबसाइट से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें नेतन्याहू मीटिंग करते हुए फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर की सच्चाई कितनी, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक नेतन्याहू की जो भी तस्वीर सामने आई, जो भी वीडियो सामने आए हैं, उस पर सवाल उठाए जा चुके हैं। हालांकि फैक्ट चेक में AI से जब पूछा गया कि ये तस्वीर कब की है, तो AI ने बताया तस्वीर 2024 की है। खैर, जंग के 18वें दिन ईरान ने जवाब में इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक भी किए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है।
ईरान ने यूएई के गैस फील्ड को आग लगा दी। दुबई में मिसाइल वार्निंग आई और होर्मुज स्ट्रेट के पास टैंकर पर हमला हुआ। सऊदी ने दर्जनों ड्रोन इंटरसेप्ट किए। ट्रंप ने सहयोगी देशों से होर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद मांगी है, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया है। यूएई ने थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस भी बंद किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अपने पड़ोसी देश में अभी तक कितनी मिसाइलें दागी। आइए नजर डालते हैं। तो ये है डेटा, जल्दी से डेटा लेकर आइए पीसीआर। यूएई के ऊपर तो 330 मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए। यूएई के ऊपर 330 मिसाइलें और 1700 ड्रोन। कुवैत के ऊपर 300 मिसाइलें, 450 ड्रोन। कतर के ऊपर 176 मिसाइलें, 79 ड्रोन। ओमान के ऊपर 7 मिसाइलें, 55 ड्रोन। सऊदी अरब के ऊपर 50 मिसाइल, 245 ड्रोन। बहरीन के ऊपर 150 मिसाइल, 255 ड्रोन। ये है कहर तेहरान का। जो लोग ये कह रहे थे कि अब मिडिल ईस्ट में जो इनके पैसे पर मौज करता रहा अमेरिका, तेल इनका और मौज अमेरिका का, तो आज अमेरिका इनको सिक्योर क्यों नहीं कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इनकी सिक्योरिटी की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? वो ये पर्शियन गल्फ है, वो ओमान की खाड़ी है। पर्शियन गल्फ में डोनाल्ड ट्रंप अपने डिस्ट्रॉयर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? अब्राहम लिंकन की तैनाती यहां क्यों नहीं करते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये इन देशों में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। क्या हमने जिंदगी भर अमेरिका का गुणगान किया, अमेरिका के लिए व्यापार किया, अमेरिका से ही व्यापार किया और डॉलर में ही काम किया? जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो हमने रेड कार्पेट वेलकम दिया, लेकिन उस दोस्ती का सिला हमें यह मिला कि हमें अकेले छोड़ दिया गया तेहरान के सामने, और तेहरान ने ड्रोन मार मार के और मिसाइल मार मार के पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया। और जब अमेरिका यहां से निकल जाएगा, 1 महीने बाद की बात आप मान लीजिए, तो फिर ये देश क्या करेंगे? इनको ईरान के कहर से फिर कौन बचाएगा? आज की तारीख में तो चलिए मानिए कि भाई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन सारे मौजूद हैं यहां पर, तो ईरान भी संभल कर हमला कर रहा है। लेकिन ये जो दुश्मनी पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, ये किस ओर जाएगी? जो अमेरिका की वजह से हुई है। या फिर इन देशों को यह सोचना होगा कि अमेरिका की रहनुमाई छोड़कर कोई एक ऐसा लीडर चुना जाए जो बैलेंस हो। वो रशिया हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, लेकिन चीन पर बहुत नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि चीन की फितरत भी धोखेबाजी वाली हो, तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर इन देशों के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है आज की तारीख में, और कल क्या होगा उसके आसार तो और बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के 3 में से 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज मिडिल ईस्ट से दूर एशिया में देखे गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूएसएस तुलसा और यूएसएस सांता बारबरा को हाल ही में मलेशिया के पिनोंग राज्य के नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल के पास खड़ा देखा गया है। यह जगह बहरीन में उनके बेस से करीब 3500 मील की दूरी पर है। आमतौर पर ये जहाज मिडिल ईस्ट में रहते हैं और यूएस नेवी के 5th फ्लीट के तहत काम करते हैं। ये साफ नहीं कि इन जहाजों को वहां से हटाकर एशिया क्यों भेजा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। पेंटागन ने सीधे इस पर कुछ बोला नहीं है। इस मामले को इंडो पैसिफिक कमांड की ओर भेज दिया गया। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस हैं। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने के लिए और निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अमेरिका को ईरान से भयानक खौफ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जो आई है उसमें ईरान ने समुद्र तल में 5000 माइंस बिछाई हुई हैं। इनमें ज्यादातर विस्फोटक कैटेगरी के माइंस हैं। हाल ही में अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया था। उनका दावा था कि माइंस बिछाने वाली हमने 16 छोटी बोट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान अपने हथियारों के बल पर अभी जंग जारी रखे हुए है, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ईरान अपने घातक हथियारों को उपयोग में लाना शुरू कर देगा। ईरान के पास अभी उनके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स भी स्टॉक में हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर ईरान ने इनका इस्तेमाल किया तो फिर अमेरिकी बेसिस के लिए और इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स
एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स सब कुछ खत्म होने की कगार पर है और इनको बनाने में, एक एक मिसाइल को बनाने में लगभग 2 साल का वक्त लगता है। इनका तुरंत प्रोडक्शन कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मिडिल ईस्ट में इजराइल में भयंकर तबाही हो सकती है, क्योंकि ईरान रुकने को तैयार नहीं है। हाल के सालों में ईरान ने कई नेक्स्ट जनरेशन हथियार विकसित किए हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज है और मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पैट्रियट या एजिस को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा कई हथियार ऐसे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। यानी ईरान ने कई ऐसे हथियार भी विकसित किए हैं जो देखने में आम बमों की तरह हैं, लेकिन नुकसान काफी बड़ा होता है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इजराइल इन नेक्स्ट जनरेशन हथियारों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो है डांसिंग मिसाइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सेजिल वेरिएंट के मिसाइल है। इसके अलावा फतेह 2 और खुर्रम शहर 4 भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अर्श 2 और हज कासिम एक मिसाइल है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। फिलहाल ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है और ईरान रूस और चीन से भी बहुत बड़ी मात्रा में हथियार आयात कर रहा है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और मजबूत हो रही है। यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि ना तो ईरान झुकेगा और ना ही ईरान रुकेगा। अब अमेरिका इस मामले में क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ईरान ने अभी तक इस पूरे मामले में अपने किले को कैसे बचाया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है खामेनेई के शासन में आने के बाद, यानी कि आयतुल्ला अली खामेनेई जब 1989 में ईरान के शीर्ष रिजीम में पहुंचे, उसके बाद से उन्होंने देखा कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों पर अमेरिका हमला कर रहा है, खास करके 2003 वाला इराक अटैक। 2003 में इराक में अटैक करके जिस तरह से अमेरिका ने वहां के शासन को खत्म कर दिया, वहां की सरकार को खत्म कर दिया और वहां पर टोटल कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसके बाद से इराक की बर्बादी और तबाही की कहानी शुरू हुई जो आज तक जारी है। उसके बाद इराक कभी फिर से खड़ा नहीं हो पाया। मोहम्मद अली जाफर एक कमांडर हुआ करते थे IRGC के। उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसे मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसे ईरान को 31 अलग अलग मोज़ैक्स यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और उन 31 मोज़ैक्स की जिम्मेदारी दी गई 31 IRGC के कमांडर्स को। मकसद यह था कि अगर तेहरान में कुछ होता है, सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं या तेहरान पर हमला होता है, जरा हमले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। मोज़ैक डॉक्ट्रिन का मकसद यह था कि ईरान की ताकत को, ईरान की शक्ति को विकेंद्रीकृत कर देना, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना। अगर 31 में से एक किला ढह भी जाता है तो 30 किले से लड़ाई जारी रहेगी। और यही बात अमेरिकी प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप ठीक से समझ नहीं पाए और नतीजा यह हुआ कि ईरान पर हमला करके आज की तारीख में अमेरिका फंस चुका है। इस युद्ध का अंत सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका सीजफायर का ऐलान करता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान भी सीजफायर में जाता है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ईगो को साइड में रखना होगा और झुकना होगा मिडिल ईस्ट के आगे। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।